Hello students, my name is Akash Sani. Today we will discuss about BSc third year physics. सबसे पहले हम बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की जो 3 पेपर चलते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पेपर जो फर्स्ट है आपका वो क्वांटम भौतिकी है। क्वांटम फिजिक्स। पेपर जो सेकंड है आपका वो न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स। एंड पेपर थर्ड जो आपका है वो आपका सॉलिड स्टेट है। ओके, सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट की बात करेंगे, क्वांटम भौतिकी की। उस क्वांटम भौतिकी के अंदर सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट जो फर्स्ट है आपकी, उस यूनिट फर्स्ट का नाम है आपके क्वांटम भौतिकी के मूलभूत सिद्धांत एवं चिरसम्मत सिद्धांत से तुलना। ओके, उसकी बात करेंगे तो उसके अंदर जो अपना एक बेसिक टॉपिक है जो आपने पहले भी पढ़ चुके हो और केमिस्ट्री के अंदर भी ये टॉपिक काफ़ी पॉपुलर है, तो उसके बारे में बात करेंगे। नाम है आपका कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव। इसकी बात करेंगे कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, कॉम्पटन प्रभाव किसे कहते हैं, क्यों इसकी आवश्यकता हुई, कैसे इसके बारे में सारी डिटेल जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, एक क्वेश्चन आता है आपके माइंड में और सभी के माइंड में आता है कि जो आपकी क्वांटम भौतिकी है वो होती क्या है, क्वांटम भौतिकी के अंदर पढ़ते क्या है हम, ऐसा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्वांटम भौतिकी की ज़रूरत क्यों पड़ी अपने को पढ़ने की, और इसमें अलग क्या है ऐसा। तो सबसे पहले एक बात बता देता हूँ मैं कि क्वांटम भौतिकी जो है उसमें सोचने का नज़रिया ही बदल जाता है। ठीक है, इसमें हम बात अलग ही करते हैं। हम सिंपली एक बेसिकली क्या मानते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लूँ तो अपने जो डी ब्रोगली है उन्होंने कहा था, तरंग सिद्धांत दिया था, कण को तरंग के रूप में माना था, तो वो सब इसके अंदर ही आता है, कॉम्पटन इफेक्ट, सॉरी वो सब क्वांटम भौतिकी के अंदर ही आता है। उसने क्या किया कि हम पहले जो चिरसम्मत भौतिकी है उसमें कण को कण मानते थे और तरंग जो है उसको तरंग मानते थे, दोनों को अलग अलग मानते थे, तरंग को तरंग मानते थे और कण को कण मानते थे। लेकिन यहाँ पर क्या किया कि इन दोनों को एक ही माना, अर्थात एक कण के साथ तरंग जुड़ी हुई होती है, तरंग के साथ क्या होती है, कण जुड़ी हुई होती है। ठीक है, क्वांटम भौतिकी में सबसे पहला तो एक चेंज ये आता है कि यहाँ पर कण और तरंग दोनों को क्या माना, एक ही माना। कण और तरंग क्या होती है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ये सारी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्पटन प्रभाव है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है ये, जिसमें आपको सोचने का जो नज़रिया है वही बदल जाएगा। उसकी बात करेंगे यहाँ पर। अगर इसको डीपली पढ़ते हो या फिर रिसर्च नेट पर इन पे सर्च करोगे तो क्वांटम जो भौतिकी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज हम कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। क्या होता है कॉम्पटन इफेक्ट? क्वेश्चन जो आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड ईयर का, और इसके अंदर जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो क्या पूछा जाता है कि कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है, चिरसम्मत सिद्धांत की असफलताएं बताइए कि चिरसम्मत सिद्धांत जो है वो कॉम्पटन प्रभाव को समझाने में असफल क्यों रहा। ये क्वेश्चन आता है जो कि बीएससी में पूछा जाता है डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर। कॉम्पटन प्रभाव जो है वो चिरसम्मत सिद्धांत इसको समझाने में असफल क्यों रहा, उसके बारे में बात जाएगा। जो क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल प्रिंसिपल्स हैं, वो कॉम्पटन इफेक्ट को समझाने में असफल क्यों रहे। और दूसरा क्या है कि कॉम्पटन ने इस प्रभाव को कैसे एक्सप्लेन किया। ये पूरा क्वेश्चन जो है इसका आंसर हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉम्पटन प्रभाव समझ लेते हैं कि कॉम्पटन प्रभाव होता क्या है, किस तरीके से कॉम्पटन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। तो उसके लिए हम एक कहानी सुना रहा हूँ मैं, उस कहानी को ध्यान से सुनना। उसने क्या किया, एक प्रयोग किया। प्रयोग के अंदर क्या लिया उसने, एक्स किरणें ली। उसने क्या ली, एक्स किरणें ली। ये एक्स किरणें हैं, ठीक है, एक्स रेज ले ली उसने। इन एक्स किरणों की को
इम्पैक्ट किया, मतलब कि इनको इसने डाला, किसके ऊपर डाला, एक इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन जो है उसकी सतह के ऊपर डाला। इलेक्ट्रॉन जो था वो स्थिर था, अर्थात इसका संवेग 0 है और इसके पास जो विराम ऊर्जा है वो m0c² है। ठीक है, इसके पास जो रेस्ट एनर्जी है वो रेस्ट एनर्जी कितनी है, m0c² है। एक्स रेज ली, एक्स रेज की टक्कर किससे करवाई, कोलिजन करवाई इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन से टक्कर करवाने के बाद क्या हुआ, तो हम इस टक्कर कराने के बाद ये इसकी डायरेक्शन थी, तो ये इससे 2 डायरेक्शन में डिवाइड हो जाता है। इसको बाद में बात करेंगे, पहले हम कॉम्पटन प्रभाव की बात करें तो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन की टक्कर किस पर करवाई, एक्स किरणों की जो टक्कर थी वो एक्स किरणों की टक्कर करवाई इसने इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर जैसे ही टक्कर करवाई तो यहाँ पर जो इसकी तरंग दैर्ध्य, इसकी जो वेवलेंथ थी, एक्स रेज थी, उसकी वेवलेंथ यहाँ पर लैम्बडा मिल रही थी, और टक्कर आने के बाद जिस भी डायरेक्शन में ये एक्स किरण गई उसकी लैम्बडा, उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी मिली इसको, लैम्बडा डैश। ये क्या है, इससे टकराने के बाद अर्थात इससे प्रकीर्णित होने के बाद, इससे स्कैटरिंग के बाद क्या मिली इसको, जो वेवलेंथ थी वो कितनी होगी, प्रकीर्णित किरणों की वेवलेंथ आपके पास यहाँ पर थी लैम्बडा डैश थी, और यहाँ पर कितनी मिली, लैम्बडा थी। ठीक है, जब इसने देखा तो जो लैम्बडा डैश था वो क्या मिला इसको, अधिक मिला, ज़्यादा मिला, लैम्बडा डैश अधिक मिला और लैम्बडा जो था वो कम मिला था। ठीक है ना, तो इसी घटना को कि लैम्बडा अधिक मिलने की घटना को ही कहते हैं हम कॉम्पटन प्रभाव, अर्थात इन दोनों में अंतर आ जाता है, लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश, जिसे हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, डेल्टा लैम्बडा, जो क्या कहलाता है, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट, अर्थात कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट, अर्थात कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है, और यही होता है आपका कॉम्पटन प्रभाव। वापस से समझ लो, जब एक्स किरणों को किसी प्रकीर्णक, प्रकीर्णक कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रकीर्णक की सतह पर आप क्या करवाते हो, टक्कर करवाते हो, तो प्रकीर्णित जो एक्स किरण है, प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य है आपतित एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य से कुछ अधिक प्राप्त होती है, लैम्बडा डैश क्या मिलेगा आपको, अधिक मिलेगा, और इस अंतर को, इन दोनों के बीच के जो वेवलेंथ का अंतर आया, उस अंतर को ही क्या कहते हैं, हम कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं, और ये अंतर जो है वो कहलाता है कॉम्पटन विस्थापन। ओके, समझ में आ गया, ये था आपके पास कॉम्पटन विस्थापन। अब इस कॉम्पटन विस्थापन को देखो, चीरसम्मत सिद्धांत समझाने में असफल क्यों रहा, ये इसने प्रयोग किया था, उसने ये प्रयोग किया था कि एक्स किरणों को, प्रकीर्णक जो स्कैटर था उसके पास, उस स्कैटरिंग जो आपके पास सतह थी उसके ऊपर इसने क्या किया था, डाला था उन एक्स किरणों को, और उसके बाद जो बाद में एक्स किरणें मिली थी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा मिल रही थी पुरानी की, ये उसने प्रयोग करा। अब चीरसम्मत सिद्धांत की बात करते हैं, चीरसम्मत सिद्धांत समझाने में असफल क्यों रहा, पहला क्वेश्चन ये ढूंढते हैं। ठीक है, तो चीरसम्मत सिद्धांत की असफलताएं क्या थी उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, चीरसम्मत सिद्धांत की असफलताएं क्या थी उसकी बात करते हैं। तो चीरसम्मत सिद्धांत की असफलताएं आपके पास क्या थी यहाँ पर, कि चीरसम्मत सिद्धांत की असफलता ये थी कि चीरसम्मत सिद्धांत में एक प्रयोग चलता है प्रकीर्णन सिद्धांत, एक प्रयोग चलता है स्कैटरिंग प्रिंसिपल। उस स्कैटरिंग प्रिंसिपल की बात करने प्रकीर्णन सिद्धांत, प्रकीर्णक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जब कोई भी आपके पास सतह है उस पर कोई भी तरंग जब आती है और यहाँ से स्कैटर होने के बाद चली जाती है, स्कैटरिंग होने के बाद ये दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, तो इन दोनों की जो वेवलेंथ होती है वो क्या रहती है, इक्वल होती है। वेवलेंथ कैसी रहती है, इक्वल होती है, ये कहता है आपका प्रकीर्णन सिद्धांत। प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जब कोई भी प्रकीर्णक है उसकी सतह पर जब वेवलेंथ गिरती है या कोई भी तरंग जो है वो गिरती है, तो गिरने के बाद क्या हो जाती है, उसका स्कैटरिंग हो जाती है। तो आफ्टर स्कैटरिंग जो आपके पास वेवलेंथ आएंगी वो दोनों क्या होंगी, इंसिडेंट और स्कैटरिंग दोनों की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ये कहता है प्रकीर्णक सिद्धांत। लेकिन यहाँ पर क्या था आपके पास, यहाँ पर जो बाद में जो आपको वेवलेंथ मिल रही थी वो पहले वाली वेवलेंथ से क्या मिल रही थी, अधिक मिल रही थी, अर्थात उसमें चेंज आ रहा था। अर्थात जो आपका चीरसम्मत सिद्धांत प्रकीर्णन सिद्धांत था वो इस चीज को समझाने में क्या रहा था, असफल रहा था। ये इसकी असफलता है आपकी कॉम्पटन प्रभाव की। ठीक है, तो अब बात आती है कि कॉम्पटन को अपना प्रभाव क्या करना है, सिद्ध करना है, क्योंकि उसने प्रयोग करा है और प्रयोग में ऐसा पाया गया तो अब उसको सिद्ध कैसे करें, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ का प्रूफ ना दे, उसको समझाए नहीं, तब तक वो चीज़ फिजिक्स में वैलिड नहीं होती है। तो अब इसको समझाया कैसे उसको समझते हैं। तो इसने क्या किया, इसने भी चीरसम्मत को ही काम में लिया था। इसने क्या किया, टक्कर को बताया। मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पर
कण और तरंग दोनों को साथ लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो अब इसने क्या किया, थी तरंग, लेकिन उस पर क्या लगा दिया इसने, टक्कर का प्रिंसिपल लगा दिया, ठीक है। तरंग का प्रिंसिपल ना लगाकर इसने किसका लगा दिया, टक्कर का प्रिंसिपल लगा दिया। अब देखो टक्कर के प्रिंसिपल में क्या किया इसने, कि आपके पास एक्स किरण थी, उस एक्स जो किरण थी, एक्स रेज थी, उस एक्स किरण की टक्कर इसने किससे करवाई, मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि कैसा था, स्थिर था, जिसका रेस्ट मास कितना है m0c², और जो मोमेंटम है वो कितना है इसका 0 है। टक्कर कराने के बाद वो क्या हुआ, जो आपके पास एक्स किरण थी वो तो आपके पास फाई डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाती है, एक्स डायरेक्शन में हो रही थी टक्कर, अब इस एक्स डायरेक्शन से फाई डायरेक्शन में क्या हो गया, ये स्कैटर हो गया, मतलब कि ये चला गया इधर की साइड, ये तो एक्स किरण आ गई, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे थीटा है दूरी पर दूसरी डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में आ जाएगा। टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये एक्स किरण आई, इधर आ गई एक्स किरण, तो एक्स किरण आपके पास इस डायरेक्शन में चली जाएगी, और आपके पास जो ये है ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, आपके पास ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो आपके पास यहाँ पर शुरू में एक्स किरण का जो ऊर्जा है वो कितनी है, एच न्यू। शुरू में जो ऊर्जा इसके पास कितनी है, एच न्यू है, प्रारंभिक ऊर्जा, और इसके पास जो संवेग है वो कितना है, एच न्यू डैश अपॉन में, सॉरी एच न्यू अपॉन में सी, एच न्यू अपॉन में सी। ये आप पुरानी क्लासों के अंदर पढ़ चुके हो कि ऊर्जा कितनी होती है, किसी भी तरंग के पास ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू, और उसके पास संवेग कितना होता है, एच न्यू अपॉन में सी, ओके। टकराने के बाद इसका जो ऊर्जा है वो कितनी हो जाती है, एच न्यू डैश, क्योंकि ये कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और इसके पास संवेग कितना बचता है, एच न्यू डैश अपॉन में सी। ये टकराने के बाद जो यहाँ पर कण पहुंचा उसके हो गए, ठीक है ना। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की शुरू में ऊर्जा कितनी थी, m0c², यहाँ पर कितनी हो जाती है, mc², और इसका संवेग शुरू में कुछ नहीं था, यहाँ पर हो जाता है mv, ओके। ये इसका क्या हो जाता है, यहाँ पर संवेग हो जाता है, ओके, गॉट इट। अब इसी चीज की बात करेंगे यहाँ पर, किस तरीके से उसने यहाँ पर डिस्कस किया, ये हमने डायग्राम बना लिया है, इस डायग्राम की बात करेंगे और इसको आगे डिस्कस करेंगे कि अब इसने इसको सिद्ध कैसे किया। तो इसने क्या किया, टक्कर के ही एग्जाम्पल जो थे, टक्कर के ही काम में लिए, वो क्या लिए थे, सबसे पहले इसने टक्कर पर दो प्रिंसिपल लागू होते हैं, कौन सा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, एक लगता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसकी बात करेंगे। रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, इसके रिलेटेड जो नोट्स हैं उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है वो लगाते हैं, कि ऊर्जा संरक्षण का नियम इसने लगाया, तो वो देखो इधर क्या किया इसने, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम था वो क्या कहता है आपका, कि टक्कर से पहले की ऊर्जा और बाद की ऊर्जा दोनों कैसी होती है, इक्वल होती है। तो टक्कर से पहले की ऊर्जा देखते हैं, टक्कर के पहले की ऊर्जा निकाय की कितनी है, आपके एक्स किरण के पास तो ऊर्जा कितनी है आपके पास, एच न्यू, ये तो इसके पास होगी, इसके पास ऊर्जा कितनी है, m0c²। टकराने के बाद इसके पास ऊर्जा कितनी है आपके पास, एच न्यू डैश, और प्लस में इसके पास ऊर्जा कितनी है, mc², ओके, गॉट इट। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, एच न्यू डैश अपॉन सी को जो है हम इधर की साइड ले आते हैं, और लाने के बाद देखो क्या होता है, तो यहाँ पर लेके आए तो आपके पास क्या आ जाएगा, एच, आगे क्या होगा, एच न्यू, इस वाली टर्म को जो है हम इधर लेकर आ रहे हैं, तो एच न्यू माइनस का एच न्यू डैश प्लस m0c² बराबर mc², ये वाली जो टर्म है वो आपके पास बनेगी। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका वर्ग कर देंगे, इसका क्या करेंगे, हम वर्ग करने पर वर्ग क्या करेंगे, इस वाली पूरी टर्म जो है इसका वर्ग करेंगे, हम इस वाली टर्म्स जो हैं इसका वर्ग करेंगे, तो इसमें से h को कॉमन निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर h² लिख रहे हैं इनटू में, इसको कैसे लिख रहा हूँ मैं, इस वाले टर्म को मैं इस तरीके से, इसमें से h जो है इस वाले टर्म को कॉमन निकाल रहा हूँ, और इस पूरे का अब वर्ग करेंगे, ठीक है। तो h² इनटू में अंदर वाली टर्म का जब वर्ग करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस का 2 न्यू डैश, यही बनेगा, ये टर्म बन गई आपके पास, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस आपके पास क्या बनेगा,
एम नोट स्क्वायर C4 बनेगा प्लस में 2H न्यू माइनस न्यू डैश इंटू में एम नोट C स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास M स्क्वायर C4, यह आ जाएगा आपके पास ओके M स्क्वायर C4। इस वाली टर्म का दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया, तो इसको डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब लगाएंगे हम यहाँ पर संवेग संरक्षण, तो संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे, तो संवेग संरक्षण से हम x और y डायरेक्शन दोनों के अंदर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ पर लगाएंगे, x दिशा में। तो सबसे पहले हम अपने जो टक्कर है, टक्कर में दो नियम लगते हैं, एक ऊर्जा संरक्षण का नियम, दूसरा संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण लगा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपके पास x और y डायरेक्शन के अंदर संवेग निकाल लेते हैं। तो x और y डायरेक्शन के अंदर संवेग निकालें तो आपके पास क्या बनेगा, वो चीज़ देखो यहाँ पर आपके पास x और y डायरेक्शन के अंदर संवेग निकालें तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर हम x और y डायरेक्शन दोनों के अंदर निकालते हैं। तो यहाँ पर x और y डायरेक्शन के अंदर निकाल लेते हैं, ये आपके पास y डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो आपके पास टक्कर से पहले आपकी ये x डायरेक्शन है, तो टक्कर से पहले का संवेग तो h न्यू हो जाएगा। x डायरेक्शन में जो कि यहाँ पर संवेग 0 है, टक्कर के बाद का संवेग के घटक निकाले तो यहाँ पर देखो जो x किरण है उसका संवेग कितना है, h न्यू डैश अपॉन में c। तो इसका x घटक जो ये वाला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, h न्यू डैश अपॉन c कोस फाई, और इसका x घटक निकाले तो वो कितना आ जाएगा, mv कोस थीटा, क्योंकि थीटा एंगल पे स्कैटरिंग है। ऐसे ही इसका y घटक निकाले तो वो आ जाएगा आपके पास mv साइन थीटा, और इसका y घटक आ जाएगा h न्यू डैश अपॉन c साइन फाई, ये घटक आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। आपके पास ये घटक आ जाएंगे, ये इसका y घटक हो गया और ये इसका x घटक हो गया। अब इसका x डायरेक्शन के अंदर हम क्या लगा रहे हैं, संवेग संरक्षण लगा रहे हैं। तो x डायरेक्शन में टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर से पहले का संवेग x डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, h न्यू अपॉन c, टक्कर से पहले का बाद प्लस 0, ये 0 है टक्कर से पहले का, टक्कर के बाद का संवेग ये दोनों हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। आपके पास क्या बनेगा, एच न्यू डैश अपॉन सी कोस फाई प्लस में एम वी कोस थीटा, ये आ जाएगा आपके पास एम वी एच न्यू अपॉन सी बराबर में एच न्यू डैश अपॉन सी कोस फाई प्लस में एम वी कोस थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इधर लेकर आ रहे हैं, तो हम इधर लेकर आएंगे तो आपके पास क्या बनेगा वो देख लेते हैं। आप एक काम करते हैं, क्योंकि अपने पास जगह ये जो है इसको मिटा देते हैं डायग्राम को। y घटक x घटक हमने लिख लिया, y घटक आप याद कर लो क्या है, ताकि बाद में काम में आएंगे। y घटक आपका ऊपर की दिशा में तो जो है वो एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई है, और नीचे की दिशा में एम वी साइन थीटा है। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप अब देखो आगे क्या करेंगे हम, आगे इसको जो ये वाली टर्म जो है आपके पास एच न्यू अपॉन सी बराबर में इस वाले टर्म को इधर लेकर आ रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एच, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एच न्यू अपॉन सी माइनस का एच न्यू डैश अपॉन सी कोस फाई बराबर में आपके पास क्या आ जाएगा एम वी कोस थीटा। इसको डाल देते हैं हम, इसमें से भी हम कॉमन निकाल लेते हैं, या कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, इसको डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब क्या लगाते हैं, y दिशा में, y दिशा में संवेग संरक्षण लगाएंगे। तो y दिशा में आपके पास देखो मैंने बताया था कि टक्कर से पहले आपके पास इस तरीके से थी, ये x किरण थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, इसके ये y डायरेक्शन थी। तो इसका x दिशा में तो h न्यू अपॉन में c रहेगा, इसका 0 था x दिशा में, y दिशा में कितना रहेगा इसका, y दिशा में कुछ है ही नहीं, तो y दिशा में इसका टक्कर से पहले 0 रहेगा, और y दिशा में टक्कर के बाद यहाँ पर निकला था आपके पास h न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई, और इलेक्ट्रॉन का कितना निकल रहा था एम वी साइन थीटा, ये निकले थे। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो y दिशा में क्या आ जाएगा, टक्कर से पहले तो 0 आ जाएगा, और टक्कर के बाद कितना आ जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई, और नीचे की साइड में एम वी साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को इधर की साइड ले आता हूँ मैं, एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई बराबर में एम वी साइन थीटा। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 इसको डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 3 कोष्टक के अंदर ले लेता हूँ। ये समीकरण नंबर 3 है और ये समीकरण नंबर 2 है आपके पास, ठीक है। ये समीकरण नंबर 3 है और वो कितनी है, 2 है। अब क्या करेंगे हम, समीकरण जो आपके पास 2 है इसका वर्ग करेंगे,
और इसको जोड़ देंगे समीकरण नंबर जो 3 है इसका वर्ग करके उसमें जोड़ देंगे। समीकरण 2 का वर्ग करो, समीकरण 3 का वर्ग करो और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 2 जो है इसका वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर फाई प्लस ये वाला जुड़ रहा है तो ये वाला जुड़ेगा इसमें, तो आपके पास आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये तो LHS हो गया। RHS के अंदर जोड़ेंगे तो आपके पास होगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा आपके पास। अब देखो यहाँ पर टर्म जो है हमने इसका वर्ग किया है, सॉरी एक टर्म रह गई है अपनी, वो टर्म और लिख लेते हैं। यहाँ पर जो हमने वर्ग किया था ऊपर की साइड, यहाँ पर देखो आपके पास इन दोनों का वर्ग कर रहे हैं तो होल वर्ग होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, तो हमने a स्क्वायर बी स्क्वायर कर दिया। 2ab टर्म जो है वो नहीं लिखी है तो 2ab टर्म जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं या फिर यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि ये बराबर में है तो इससे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। प्लस में कितना आएगा आपके पास 2, दोनों टर्म क्या होगी 2ab तो 2h स्क्वायर एच स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू में न्यू डैश कोस फाई, ये वाली जो टर्म है वो माइनस की आ जाएगी, माइनस के साथ ये वाली जो टर्म है वो इसमें और आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्योंकि a माइनस बी का है तो 2ab आ गया, प्लस में ये क्या बन गया आपके पास, ये वाली टर्म आ गई, बराबर में ये आ गया। अब देखो यहाँ पर ये दोनों जो टर्म्स हैं वो दोनों क्या हो जाएगी, इसमें से ये जो टर्म है कॉमन आएगी और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ भी एम स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आएगा, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसको आगे सोल्व करें तो आगे सोल्व करने पर आपके पास क्या आएगी, आपको समीकरण 1 की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसको नहीं काटता हूँ, आप देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर इस समीकरण 1 को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, समीकरण 1 को नहीं काटता हूँ मैं, इसकी अगली वाली टर्म यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर देखो इस वाली टर्म को आगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस में ये दोनों 1 हो जाएगा, प्लस में एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 2h स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर न्यू डैश कोस फाई आ गया, बराबर में आपके पास एम स्क्वायर वी स्क्वायर आ गया। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 4। अब आपके पास ये दोनों टर्म आ गई जो कि आपके सामने लिखी हुई ये दोनों टर्म। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 4 को जो है सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 में से 4 को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो समीकरण 1 माइनस 4 करने पर हम इसको इधर की साइड माइनस करेंगे क्योंकि अपने को जगह की जरूरत है, इसलिए हम सारा काम जो है इन दोनों समीकरण में से घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 में से 4 को घटाने पर, तो हम यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं समीकरण 1 माइनस 4 करने पर, तो समीकरण 1 में से 4 को घटा रहा हूं। तो देखो इधर सबसे पहले मैं 1 को लिख रहा हूं और उसके बाद में LHS के 1 को लिखूंगा दोनों, फिर 2 को लिखूंगा, फिर RHS लिखूंगा, ठीक है ना। समीकरण 1 के LHS को लिख रहा हूं खोल के, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर देखो इसको मैं खोल रहा हूं, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, ठीक है, यह आ जाएगा। यहाँ पर एक काम और कर सकते हो, यहाँ पर देखो ताकि अपना सोल्व आसान हो जाएगा, इसमें भी सी स्क्वायर, इसमें भी सी स्क्वायर, इसमें भी सी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों सी स्क्वायर को कॉमन निकाल कर मैं LRHS में भेज देता हूँ। तो इस वाली टर्म को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ और इस वाले टर्म को सी स्क्वायर को कॉमन निकाल के इसके साथ लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 4 को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 लिख रहा हूँ मैं खोल के, तो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास 2h स्क्वायर न्यू डैश आ गया, प्लस में m नोट स्क्वायर C4 आ गया है, प्लस में 2h न्यू माइनस न्यू डैश m नोट C स्क्वायर आ गया। ये तो हम इसका LHS लिख दिया। अब समीकरण 4 का LHS माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस का h स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 2h स्क्वायर न्यू डैश कोस फाई, यह आ गया आपके पास, ठीक है।
बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, बराबर में आपके पास वहां पर तो कितना है एम स्क्वायर सी फोर माइनस का एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर है आपके पास, ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो इस समीकरण से आपके पास ये कट गया, इससे ये कट गया है, और कुछ नहीं कट रहा है तो बाकी को एज इट इज लिख देंगे हम। अब क्या करेंगे, यहां पर देखो इधर अब कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालेंगे तो इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में देखें तो 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉमन आ रहा है, तो हम माइनस का लेंगे। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर 2 माइनस का 2h स्क्वायर न्यू डैश जो है वो कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर तो कितना बचेगा 1, और यहाँ पर माइनस का कॉमन लिया तो माइनस से गुणा हो जाएगा, इंटू में यहाँ पर कितना बचेगा cos फाई, प्लस में इसके अलावा क्या बचा, ये वाली टर्म बची है एम नोट स्क्वायर सी फोर, प्लस में ये वाली टर्म बची है। ठीक है ना। प्लस में क्या बचा आपके पास, प्लस में बचा है यहां पर लिख रहा हूं मैं 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर, ये बच गया। ये इधर एलएचएस में जितना था वो सारा लिख दिया है। बराबर में आरएचएस में से मैं क्या कर रहा हूं, मैं एम स्क्वायर सी फोर कॉमन निकाल रही है पूरी टर्म, ये कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 1 बच गया, माइनस का यहाँ से सी स्क्वायर है 4 निकाला है तो ये डिवाइड में चला जाएगा आपके पास, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद ये वाली टर्म आ चुकी है, अब हम क्या करेंगे, अपने अपेक्षता का सिद्धांत लगाएंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने अपेक्षता का सिद्धांत पढ़ा है, द्रव्यमान के लिए अपेक्षता के सिद्धांत से, अपेक्षता के सिद्धांत से क्या लगाएं हम, आइंस्टीन का अपेक्षता का सिद्धांत लगाए, उसमें द्रव्यमान किसके बराबर होता है, एम नोट एल्फा के बराबर, एल्फा की वैल्यू किसके बराबर होती है, अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वाले टर्म क्या करेंगे हम यहाँ पर पुट कर देंगे, एम इसके स्थान पर हम ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 2h स्क्वायर न्यू डैश इंटू में 1 माइनस का कोस फाई ये आएगा, प्लस में आपके पास एम स्क्वायर सी फोर है, प्लस में 2h न्यू माइनस न्यू डैश है, इंटू में एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर है, बराबर में आपके पास देखो अब वैल्यू पुट कर रहा हूं तो एम स्क्वायर, तो इसका भी वर्ग होगा, इसका वर्ग होगा, तो आपके पास एम नोट स्क्वायर सी फोर अपॉन अंडर रूट का वर्ग हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस का वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इनटू में आपके पास यही है 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वाली टर्म ही है आपके पास। ठीक है, इधर देखो ये लिखी हुई है, गुणा में 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वाली टर्म ही मैंने यहाँ पर लिखी है, जगह नहीं है इसलिए छोटे अक्षरों में लिख दिया है। तो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कट जाएगी आपके पास। देखो ये टर्म कटने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, एम नोट स्क्वायर सी फोर, और यहाँ पर भी क्या है, एम नोट स्क्वायर सी फोर बराबर के इधर एलएचएस में, तो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म जो है वो कट जाएगी, और कटने के बाद आपके पास क्या बचेगा वो एक बार तो लिख देता हूँ मैं, 2h स्क्वायर न्यू डैश इंटू में 1 माइनस कोस फाई प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर प्लस में 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर बराबर में एम नोट स्क्वायर सी फोर। तो इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को काट दिया, बाकी टर्म्स जो है, अब देखो इधर आप इसको काटने के बाद आपके पास 2 टर्म बची है केवल एचएलएचएस में, माइनस वाले टर्म को हम दूसरे साइड लेके जाएंगे और इस वाले टर्म को इधर ही रखेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, काटने के बाद आपके पास यहाँ पर बचेगा, उसकी दूसरी साइड लेके गए तो यहाँ पर बच गया 2h न्यू माइनस का न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर बराबर में इधर क्या बचेगा आपके पास, इधर आपके पास बच गया 2h स्क्वायर न्यू डैश इंटू में 1 माइनस का कोस फाई, ये वाली टर्म बचेगी। अब 2 से 2 कट गया, एक h से एक h कट गया, आपके पास क्या बच गया, v माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर बराबर में आपके पास क्या बचा है, न्यू डैश इंटू में 1 माइनस का कोस फाई, ये वाली टर्म बची है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये वाली टर्म बची है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वैल्यू पुट करते हैं। वो वैल्यू क्या है आपके पास, देखो इधर वो वैल्यू है आपके पास, चूंकि हम जानते हैं न्यू बराबर में क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा, इसी तरीके से न्यू डैश बराबर में क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्बडा डैश। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो
इसको एक समीकरण डाल देते क्योंकि ये बाद में काम में आती है, तो इसको डाल देते समीकरण नंबर 5। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी अपॉन लैम्बडा माइनस का सी अपॉन लैम्बडा डैश इंटू में एम नोट स्क्वायर, एम नोट सी स्क्वायर बराबर में सी अपॉन लैम्बडा पुट करेंगे तो सी स्क्वायर अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा डैश बनेगा इंटू में 1 माइनस का कोस फाई, ये वाली टर्म आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर आ जाएगा, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर एलसीएम ले तो आपके पास लैम्बडा, लैम्बडा डैश बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, सी कॉमन निकाल लिया बाहर, ये लैम्बडा डैश माइनस का लैम्बडा आ गया इनटू में एम नोट, तो एम नोट सी इस तरीके से लिख रहा हूं टर्म, बराबर में क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 1 अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा डैश इनटू में 1 माइनस का कोस फाई, ये वाली टर्म आएगी आपके पास यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ये वाली करने के बाद हम यहाँ पर आगे लैम्बडा, लैम्बडा डैश से लैम्बडा, लैम्बडा डैश कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश बराबर में 1 माइनस कोस फाई अपॉन में एम नोट सी, ये बनेगा। और यही क्या होता है, लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश को डेल्टा लैम्बडा लिख सकते हो, इनटू में क्या आ जाएगा 1 माइनस का कोस फाई अपॉन में एम नोट सी, ये क्या है आपका कॉम्पटन विस्थापन है। यहाँ पर देखो मैंने एक गलती कर दी थी, वो क्या करी थी कि यहाँ पर मैंने जब इसको एक को काटा था तो एक एच को नहीं लिखा था, तो यहाँ पर एक एच जो है यहाँ पर कटेगा और दूसरा एच है वो मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया था, तो वो मैंने अब लिखा है, तो ये एच जो है वो यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर एच जो है वो एक बचा हुआ है, तो इस एच को लास्ट तक लिखेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी डेल्टा लैम्बडा, और यही क्या कहलाता है आपका कॉम्पटन विस्थापन। ठीक है, यदि हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें इन एच की, यहाँ पर वैल्यू सबकी पुट करें, एच का मान अब जानते हो, एच का मान इन एच सी और एम नोट तीनों का मान रखें, तो मान रखने पर आपके पास क्या वैल्यू आएगी, इन तीनों का मान रखेंगे तो डेल्टा लैम्बडा आप जानते हो, एच का मान, सी का मान 3 × 10⁸, एम नोट का मान आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यराम, द्रव्यमान कितना होता है 9.10⁻³ kg, तो ये सारी वैल्यू यदि हम यहाँ पर पुट करें तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.0242 इंटू में 1 माइनस का कोस फाई एंगस्ट्रॉन्ग, ये आपके पास मान जो है प्राप्त होगा। और ये किसका फॉर्मूला, आपका कॉम्पटन विस्थापन का, ये फॉर्मूला जो है वो किसका है, कॉम्पटन विस्थापन का। ओके, यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।